जी, पांचवी स्टेज की तरफ जाने से पहले यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी हैं, तो इनको देख लेते हैं। द आउटकम ऑफ द क्राइसिस एट ईच ऑफ दीज फोर चाइल्डहुड स्टेजेस डिपेंड्स ऑन अदर्स। ये जो चार स्टेजेस हम पढ़ चुके हैं, यानी कि 1 से लेके 4 तक, वो कहते हैं यहाँ पर जो आउटकम ऑफ द क्राइसिस इज ईच फोर दीज फोर चाइल्डहुड स्टेजेस डिपेंड्स ऑन अदर्स। यहाँ पर तमाम चीज़ें जो डिपेंड कर रही होती हैं वो दूसरों पर डिपेंड कर रही होती है। क्राइसिस जो भी डिपेंड कर रहा होता है, क्राइसिस आपने क्राइसिस में रहना है या नहीं रहना, यानी कि पॉजिटिवली डेवलप करना है या नेगेटिवली डेवलप करना है, वो डिपेंड कर रहा है दूसरों पर। पहली 4 स्टेजेस में ये याद रखिएगा। द रेजोल्यूशन इन अ फंक्शन मोर ऑफ वट इज डन टू द चाइल्ड देन ऑफ वट द चाइल्ड कैन डू फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। वो कहते हैं रेजोल्यूशन और जो क्राइसिस का रेजोल्यूशन है ना, फंक्शन मोर ऑफ व्हाट इज डन टू द चाइल्ड, बच्चे के साथ जो किया जाता है उस पर डिपेंड करता है, बजाय इसके कि बच्चा क्या कर सकता है। ठीक है, मतलब कि दूसरे जो बच्चे के साथ जिस तरह से बिहेव करते हैं उसी पर डिपेंड करता है क्राइसिस का, कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूट होना, उसका रेजोल्यूशन होना या ना होना। ऑल्दो चिल्ड्रन एक्सपीरियंस इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम बर्थ टू एज 12, अगरचे को बच्चा एक्सपीरियंस करता है इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता है इन 12 सालों में, साइकोसोशल डेवलपमेंट रिमेन्स मोस्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। वो कोशिश तो करता है इंडिपेंडेंट होने की, लेकिन इसके बावजूद वो टीचर्स और पेरेंट्स के अंडर रहता है। टिपिकली द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीपल इन आवर लाइफ एट दिस टाइम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट इस पीरियड में जो इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं वो यही होते हैं, टीचर्स और पेरेंट्स। इंडिपेंडेंट होने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके बावजूद वो पेरेंट्स और टीचर के अंडर ही रहता है, उन पर डिपेंडेंट ही होता है। इन द लास्ट 4 स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट वी हैव इंक्रीजिंग कंट्रोल ओवर आवर इन्वायरमेंट। वो कहता है कि आखिरी जो 4 स्टेजेस हैं उस पर हम कंट्रोल करते हैं अपने इन्वायरमेंट को, हम कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं इन्वायरमेंट पर। पहले इन्वायरमेंट बच्चे पर करने की कोशिश करता है पहली 4 स्टेजेस में, फिर अगली 4 स्टेजेस में बच्चा कोशिश करता है इन्वायरमेंट पर कंट्रोल हासिल करने की। वी कॉन्शियसली एंड डिलिबरेटली चूज आवर फ्रेंड्स, हम कॉन्शियसली चूज करते हैं अपने फ्रेंड्स, कॉलेज, करियर, स्पाउसेस एंड लीजर एक्टिविटीज़, और अपनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये तमाम चीज़ें हम खुद कॉन्शियसली सिलेक्ट कर रहे होते हैं अगली 4 स्टेजेस में। However, these deliberate choices are obviously affected by the personality characteristics that have developed during the stages from birth to adolescence। ये बहुत अहम पॉइंट है। वो कहता है ये जो तमाम चीज़ें हम सेलेक्ट कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, या हम इन्वायरमेंट पर कंट्रोल हासिल कर रहे होते हैं, वो इफ़ेक्ट होती हैं, किससे होती हैं इफ़ेक्ट? ये जो पहली 4 स्टेजेस गुजर चुकी हैं वो किस तरह से डेवलप हुई हैं उसी पर डिपेंड करेगा कि हम आगे अगली 4 स्टेजेस में क्या करते हैं। यानी मतलब क्या है, वेदर आवर ईगो एट दैट पॉइंट शोज प्राइमरली ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, इनिशिएटिव, इंडस्ट्रियसनेस और मिस्ट्रस्ट, डाउट, गिल्ट और इन्फीरियरिटी विल डिटरमिन द कोर्स ऑफ आवर लाइफ। वो कहते हैं पहली 4 स्टेजेस में आप में ट्रस्ट क्रिएट हुआ है, ऑटोनॉमी क्रिएट हुई है, इनिशिएटिव क्रिएट हुआ है, इंडस्ट्रियसनेस या फिर मिसट्रस्ट, डाउट, गिल्ट या इन्फीरियरिटी क्रिएट हुई है, यही तय करेगा आपकी अगली सारी जिंदगी। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो पहली 4 स्टेजेस हैं कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली 4 स्टेजेस में हम दूसरों पर डिपेंड कर रहे होते हैं और इंडिपेंडेंस हासिल करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके बावजूद बच्चा दूसरों पर डिपेंड कर रहा होता है। अगली 4 स्टेजेस में बच्चा खुद कॉन्शियसली तमाम चीज़ें कर रहा होता है, इन्वायरमेंट पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो अगली 4 स्टेजेस की जितने भी मसाइल होंगे, जितने भी एक्टिविटीज़ होंगी, वो मुतासिर होंगी पिछली 4 स्टेजेस से, वहाँ पर कौन सी डेवलपमेंट हुई है। अब आते हैं स्टेज 5 की जानब। इस स्टेज 5 का नाम एडोलेसेंस रखा गया है और एज है 12 to 18 ईयर्स। ये यहाँ पर 6 ईयर्स का डिफरेंस आ गया। पहली 2 स्टेजेस में 1.5 साल का 1.5 ईयर्स का डिफरेंस है, फिर 3 का और फिर 6 का। जैसे पहली स्टेज थी 0 to 1.5 ईयर्स, 1.5 to 3 years, 3 to 6, 6 to 12 and 12 to 18। अब आ जाते हैं जी इसका कॉन्फ्लिक्ट क्या है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज और समझने वाली है। रिलेशनशिप, पेयर्स के साथ इसका रिलेशनशिप होगा या फिर रोल मॉडल्स को वो फॉलो कर रहा होगा, किसी को रोल मॉडल बना लेगा तो उसको फॉलो करेगा। स्ट्रेंथ, फिडेलिटी, यानी कि इसमें वफादारी पैदा होती है अगर पॉजिटिवली ग्रो कर जाए। की इवेंट क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप्स बनते हैं। यहाँ पर बेसिकली सोशली वो रिलेट कर रहा होता है, सोशली वो इंटरेक्ट कर रहा होता है लोगों से।
अच्छा जी, दिस इज़ द स्टेज इन विच वी मस्ट मीट एंड रिजॉल्व द क्राइसिस ऑफ आवर बेसिक ईगो आइडेंटिटी। वो कहता है कि ये वो स्टेज है जहाँ पर हमें वी मस्ट मीट एंड रिजॉल्व द क्राइसिस ऑफ आवर बेसिक ईगो आइडेंटिटी। हमें अपनी ईगो आइडेंटिटी के क्राइसिस को लाजमी तौर पर रिजॉल्व करना है। ये वो वाली स्टेज है। दिस इज़ व्हेन वी फॉर्म आवर सेल्फ इमेज। ये कैसे होगा? व्हेन वी फॉर्म्स आवर सेल्फ इमेज, जब हम अपना सेल्फ इमेज बना लेते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ आवर आइडियाज़ अबाउट आवर सेल्व्स, अपने बारे में हमारे जो ख्यालात होते हैं उनको जानते हैं। एंड अबाउट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ अस, और दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इन तमाम चीज़ों को जब इकट्ठा किया जाएगा तो हमारी एक आइडेंटिटी निकल के सामने आएगी। अब ईगो आइडेंटिटी जो उन्होंने बोला ये क्या होती है? द सेल्फ इमेज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अडोलेसेंस, अडोलेसेंस के दरमियान जो एक अपने बारे में इमेज बनती है। दैट इंटीग्रेट्स आवर आइडियाज़ ऑफ व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी, जो हमारे आइडियाज़ को इंटीग्रेट करके चीज़ सामने आती है कि व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी, यानी कि अपने आइडियाज़, अपने बारे में अपने आइडियाज़ से एक रिज़ल्ट निकालना है अपने बारे में कि व्हाट वी आर, हम क्या हैं, एंड व्हाट वी वांट टू बी, और हम क्या बनना चाहते हैं। इफ़ दिस प्रोसेस इज रिजॉल्व्ड सेटिस्फैक्टरली, द रिज़ल्ट इज़ अ कंसिस्टेंट एंड कन्ग्रुएंट पिक्चर। अगर ये सेटिस्फैक्टरली रिजॉल्व हो जाए ये वाला प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, तो क्या होता है? रिजल्ट इज़ अ कंसिस्टेंट एंड कन्ग्रुएंट पिक्चर, एक वाज़े और मुसलसल पिक्चर, एक कंसिस्टेंट पिक्चर की सूरत में हमारे सामने वाज़े हो जाता है। एक पिक्चर सामने आ जाती है हमारी आइडेंटिटी को लेके। यहाँ पर थोड़ी सी मैं आइडेंटिटी की कन्फ्यूजन और आइडेंटिटी क्राइसिस की एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट उसने कहाँ से लिया था एरिक्सन ने। द फिनोमिना विच एरिक्सन इनिशियली कॉल्ड आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, पहले इसने आइडेंटिटी कन्फ्यूजन बोला था, वाज सिमिलर टू द कंडीशन ही हैड ऑब्जर्व्ड अमंग इमोशनली डिस्टर्ब्ड वेटरन्स आफ्टर वर्ल्ड वार टू। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो वहाँ पर लड़ने वाली आर्मी थी, फौजी थे, उनसे इसने ऑब्जर्व किया था। Erikson suggested that those men were not suffering from repressed conflicts but rather from confusion brought about by traumatic war experiences and by being temporarily uprooted from their culture। वो कहते हैं कि वो लोग जो सफ़र तो नहीं कर रहे थे लेकिन उनको ट्रॉमा की वजह से डिस्टर्ब थे, वो अपने कल्चर से वो नाशना थे, हो गए थे। He had described the veterans' situations as a confusion of identity about whom एंड वट दे वर। वो कहता है कि उनको ना एक कन्फ्यूजन था, वो अपने बारे में जान नहीं पाते थे, उनको अपने बारे में नहीं पता था कि वो क्या है और उन्होंने कहाँ जाना है या कहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं। इस चीज़ को जब उसने ऑब्जर्व किया तो इसको उसने आइडेंटिटी कन्फ्यूजन का नाम दे दिया। बाद में जाके इसको आइडेंटिटी क्राइसिस बोल दिया गया था जब पर्सनैलिटी को स्टडी किया गया। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं दोबारा से। शेपिंग एन आइडेंटिटी एंड एक्सेप्टिंग इट आर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफन फील्ड विद एंग्जाइटी। वो कहते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को शेप करना या एक्सेप्ट करना क्या है? डिफ़िकल्ट टास्क है। ऑफन फील्ड विद एंग्जाइटी, बाज़ दफ़ा ये एंग्जाइटी से भरपूर होता है। अडोलेसेंट्स एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट रोल्स एंड आइडियोलॉजीज ट्राइंग टू डिटरमिन द मोस्ट कंपेटिबल फिट। जो अडोलेसेंट होते हैं ना, वो डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं, डिफरेंट तरह के काम कर रहे होते हैं ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को तलाश कर सके। डिफरेंट आइडियाज़ के साथ, आइडियोलॉजीज़ के साथ काम कर रहे होते हैं ताकि वो उनको पता चल सके कि बेसिकली उनकी आइडेंटिटी कौन सी है, मोस्ट फिट, कंपेटिबल फिट, कि उनको कौन सी चीज़ सूट करती है। वो इसलिए डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं, डिफरेंट एक्ट्स करते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ और आइडियोलॉजीज़ के साथ वर्क करते हैं। ये वाली चीज़ हमें इस पैरा से समझ आएगी। एरिक्सन सजेस्टेड दैट द एडोलेसेंस वाज अ हिएटस बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। वो कहता है कि जो एडोलेसेंस है ना, बेसिकली ये वक्फा होता है किसके दरमियान में? चाइल्डहुड और अडल्टहुड के दरमियान में एक वक्फा होता है। ऐसा वक्फा होता है जो क्या करता है? नेसेसरी साइकोलॉजिकल मोरेटोरियम टू गिव द पर्सन टाइम एंड एनर्जी टू प्ले डिफरेंट रोल्स एंड लिव विद डिफरेंट सेल्फ इमेजेस, जो कि बच्चे को साइकोलॉजिकली एक मोहलत प्रोवाइड करता है। ये जो वक्फा होता है, एडोलेसेंस को उसने एक वक्फा बोला है, मतलब कि मौका बोला है, जो कि इसको क्या प्रोवाइड करता है? टू गिव द पर्सन, एक मोहलत प्रोवाइड करता है, जो उसको क्या देती है? टाइम एंड एनर्जी टू प्ले डिफरेंट रोल्स, जिसमें वो डिफरेंट रोल्स प्ले करके चेक करता है, एंड लिव विद डिफरेंट सेल्फ इमेजेस।
डिफरेंट सेल्फ इमेजेस और डिफरेंट रोल प्ले करके वो देखता है कि उसकी आइडेंटिटी बेसिकली है क्या। यानी कि इसका मतलब इस सारे पैराग्राफ का मतलब ये है कि जो एडोलेसेंस है ना, वो बच्चे का वो पीरियड होता है जिसमें वो अपनी आइडेंटिटी तलाश करता है या डेवलप करता है। People who emerge from this stage with a strong sense of self identity are equipped to face adulthood with certainty and confidence। वो कहते हैं कि वो लोग, जो वो बच्चे जो इस स्टेज से स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी लेकर आगे बढ़ते हैं, वो क्या होते हैं, वो तैयार होते हैं बिल्कुल टू फेस अडल्टहुड को फेस करने के लिए विद सर्टेनिटी एंड कॉन्फिडेंस। उनमें उनके पास कॉन्फिडेंस और यकीन होता है अडल्टहुड को फेस करने का, अडल्टहुड को गुजारने का। दोज हु फेल टू अचीव अ कोहेसिव आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी शनाख्त तलाश करने में या ढूंढने में नाकाम हो जाते हैं, हु एक्सपीरियंस एन आइडेंटिटी क्राइसिस, वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। बेसिकली आइडेंटिटी होती क्या है? आइडेंटिटी बेसिकली ये होती है, ईगो आइडेंटिटी क्या होती है कि बच्चा क्या बनना चाहता है और बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं, उसकी वीकनेसेस कौन सी हैं, ये वाली होती है बेसिकली आइडेंटिटी। और वो कहाँ से बिलोंग करता है, ये उसकी तमाम चीज़ें मिला के आइडेंटिटी बनाती हैं। जैसा वो कहा जाता है ना कि अपना टैलेंट तलाश करें, अपना पोटेंशियल तलाश करें, ये उसी से रिलेटेड है, ये उसी से मिलती जुलती चीज़ है। दे डू नॉट सीम टू नो हु आर वट दे आर, वेयर दे बिलोंग और वेयर दे वांट टू गो। वो यही बात कर रहा है, अगर ये कन्फ्यूजन हो जाएगा तो क्या होगा, दे डू नॉट सीम टू नो, वो नहीं जान सकेंगे कि हु आर वट दे आर, वो कौन है और क्या हैं, वेयर दे बिलोंग, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, एंड वेयर दे वांट टू गो, और कहाँ वो जाना चाहते हैं अगर वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाएंगे। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है? द फेलियर टू अचीव ईगो आइडेंटिटी ड्यूरिंग एडोलेसेंस। अगर एडोलेसेंस के दरमियान वो अपनी आइडेंटिटी तलाश नहीं कर पाता तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस कहलाएगा। द मे विदड्रॉ फ्रॉम द नॉर्मल लाइफ सीक्वेंस, वो हो सकता है कि यहाँ पर सॉरी आना था, दे मे विदड्रॉ फ्रॉम द नॉर्मल लाइफ सीक्वेंस, वो नॉर्मल लाइफ यानी कि एजुकेशन, जॉब, मैरिज, एज एरिक्सन डिड फॉर अ टाइम, सीक टू नेगेटिव आइडेंटिटी इन क्राइम और ड्रग्स। वो कहते हैं कि वो विदड्रॉ कर सकते हैं, कि यानी कि हट सकते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ सीक्वेंस से, जैसे कि एजुकेशन, जॉब या मैरिज, एज एरिक्सन डिड फॉर अ टाइम, जैसे कि एरिक्सन ने भी थोड़े टाइम के लिए ऐसा किया तो उसको भी ये एक्सपीरियंस हुई थी चीज़। और सीक अ नेगेटिव आइडेंटिटी इन क्राइम और ड्रग्स, या फिर उसकी जो आइडेंटिटी नेगेटिव बन जाएंगी क्राइम में या ड्रग्स में। अब यहाँ पर चीज़ आ जाती है जो हम तमाम स्टेजेस में डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर कोई बच्चा या कोई ऐसा शख्स जो डिफरेंट काम कर रहा है, कभी कोई काम करता है कभी कोई काम करता है, उसको अपने बारे में पता ही नहीं, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में, तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। ये चीज़ अगर ये नहीं है तो फिर अगर तो वो अपनी रूटीन लाइफ से हट गया है, यानी कि एजुकेशन जॉब वगैरह से हट जाता है, या इसको सही से मैनेज नहीं कर पाता, तो भी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो सकता है। तीसरा ऑप्शन ये है, तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर वो नेगेटिव इवेंट्स में मतलब कि उसकी जो आइडेंटिटी इस तरह बन चुकी है, या वो क्राइम कर रहा है या फिर ड्रग्स में चला गया, तो हो सकता है कि वो भी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो और इस स्टेज पर अटका हुआ हो। इवन अ नेगेटिव आइडेंटिटी एज सोसाइटी डिफाइंस इट इज़ प्रेफरेबल टू नो आइडेंटिटी। वो कहता है कि जो नेगेटिव आइडेंटिटी है वो इससे बेहतर है कि इज़ प्रेफरेबल टू नो आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी ना हो, एज अ सोसाइटी डिफाइंस इट इज़ प्रेफरेबल टू नो आइडेंटिटी। वो कहता है कि ना आइडेंटिटी ना होने से बेहतर है कि उसकी नेगेटिव आइडेंटिटी हो, जैसा कि सोसाइटी ने बोला है, ऑल्दो इट इज़ नॉट एज सेटिस्फैक्ट्री एज अ पॉजिटिव आइडेंटिटी। हालांकि ये वाली आइडेंटिटी जो नेगेटिव आइडेंटिटी होगी वो पॉजिटिव आइडेंटिटी के मुकाबले में ठीक नहीं होगी, यानी कि पॉजिटिव आइडेंटिटी उससे बेहतर है, जो बेहतर चीज़ होगी वो पॉजिटिव आइडेंटिटी होगी। लेकिन वो कहते हैं आइडेंटिटी ना होने से बेहतर है कि नेगेटिव आइडेंटिटी हो। एरिक्सन noted the potentially strong impact of peer groups on the development of ego identity in adolescence। वो जो एरिक्सन है वो कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है आपके पीयर ग्रुप्स का, कि आपकी आइडेंटिटी डेवलप होती है या नहीं एडोलेसेंस के अंदर। आपके एडोलेसेंस बड़ा रोल प्ले, आपके पीयर्स रोल प्ले कर रहे होते हैं आपकी ईगो आइडेंटिटी को डेवलप करने में। He noted that excessive association with fanatical groups and cults, obsessive identification with icons of popular culture could restrict the developing ego। वो कहता है कि आपका जो ग्रुप्स के डिफरेंट ग्रुप्स के साथ या कल्चर के साथ ऑब्सेसिव आइडेंटिफिकेशन विद आइकन्स, किसी के साथ
आप अपनी शनाख्त को जोड़ के अगर पेश करना चाहेंगे, यानी कि जैसे वो रोल मॉडल की बात की थी, अगर आप किसी को रोल मॉडल बना लेते हैं या बच्चा रोल मॉडल बना लेता है और उसी के साथ ऑब्सेसिव हो जाता है कि मैंने इसी की तरह का हूँ और मुझे इसे ऐसा ही बनना है, तो वो क्या करेगा, कुड रिस्ट्रिक्ट द डेवलपिंग ईगो, वो ईगो को डेवलप होने से रोक सकता है। ईगो को डेवलप होने से रोक सकता है कि अगर किसी ग्रुप्स के साथ, जैसे कि रोल मॉडल की बात हो रही है ना, ग्रुप्स के साथ, कल्चर वगैरह के साथ या किसी अपने रोल मॉडल के साथ ऑब्सेसिव हो जाता है, अपनी आइडेंटिटी शो करना शुरू कर देता है, तो फिर उसकी ईगो जो है वो डेवलप होने से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, रुक जाती है। ये रोल मॉडल की बात हो रही है इस पैराग्राफ में। द बेसिक स्ट्रेंथ दैट शुड डेवलप ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज फिडेलिटी। इस जगह पर उसमें एक स्ट्रेंथ पैदा होती है, डेवलप होती है, उसको फिडेलिटी यानी कि वफादारी बोला जाता है। विच इमर्जेस फ्रॉम अ कोहेसिव ईगो आइडेंटिटी, और ये उस वक्त ही डेवलप होगी जब आप में एक ईगो आइडेंटिटी क्रिएट हो चुकी होगी, आपकी एक शनाख्त बन चुकी होगी, आपको पता चल चुका होगा कि बेसिकली आप है क्या और क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। फिडेलिटी क्या होती है? इनकम्पासेस सिंसेरिटी, जेन्युइननेस एंड अ सेंस ऑफ ड्यूटी इन आवर रिलेशनशिप्स विद आवर पीपल। ये सिंसेरिटी होती है, जेन्युइननेस होती है एंड अ सेंस ऑफ ड्यूटी, और ड्यूटी की सेंस होती है यानी कि अपने जिम्मेदारी पूरी करना, इन आवर रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल, अपने रिलेशनशिप और दूसरे लोगों के साथ ये तमाम चीज़ें करना फिडेलिटी कहलाएगा। अगर कोई बंदा वफादार नहीं है तो हो सकता है कि वो इस स्टेज पर अटका हुआ हो, उसको यहाँ पर वो रोल कन्फ्यूजन का शिकार हो, उसको पता ना हो कि क्या करना है। अगर तो उसकी पॉजिटिवली डेवलप करेगा यहाँ तो आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी, अगर नेगेटिवली करेगा तो रोल कन्फ्यूजन का शिकार होगा, उसको पता ही नहीं होगा कि मैंने करना क्या है और क्या किधर जाना है, और उसके अलावा मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या, उसको पता ही नहीं होगा। अगर कोई बंदा वफादार नहीं है तो हो सकता है इस जगह पर अटका हुआ हो। अगर कोई बंदा सिंसेयर नहीं है, जेन्युइन नहीं है, यानी कि वो ओरिजिनल नहीं है, सही से ड्यूअल फेसेस है या अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है, तो हो सकता है वो इस स्टेज पर अटका हुआ हो। उसके साथ साथ अगर कोई बंदा ड्यूटी की सेंस नहीं रखता, अपनी एहसास से जिम्मेदारी नहीं रखता, तो हो सकता है कि वो भी यहाँ पर अटका हुआ हो। अब हम बढ़ते हैं जी, ये थी स्टेज 5, अब हम बढ़ते हैं स्टेज 6 की जानिब।